Welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll discuss the second chapter of Philosophical Foundation. और सेकेंड चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. और लेट अस स्टार्ट. इंडियन एजुकेशन. इंडियन एजुकेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा किस तरीके से वो चेंज हुआ है. एंशियंट टाइम में कैसे था, मीडिवल पीरियड में कैसा था, फिर मॉडर्न टाइम में कैसा हुआ, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन कैसा होता है. तो एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से हमारा इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है, क्या था पहले और क्या अब है, कैसे कैसे चेंजेस आए, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको काफ़ी सारे नए नए चीज़ें पता चलेंगी. प्लस कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चलेंगी जो आपको लगेगा आप रिलेट कर पाएंगे एजुकेशन सिस्टम के साथ. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इंडियन एजुकेशन. इंडियन एजुकेशन कैन बी हिस्टोरिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. तो हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला है एंशियंट एजुकेशन. एंशियंट टाइम में कैसा था. मीडिएवल एजुकेशन सिस्टम. मॉडर्न एजुकेशन जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस था, जिसको ब्रिटिश एजुकेशन भी बोला जाता था. और लास्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, जो कि हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम है. तो कैसे चेंजेस हुए हमारे एंशियंट से मीडिएवल, मीडिएवल से मॉडर्न और मॉडर्न से कंटेम्प्रेरी, उस बारे में हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ेंगे. तो लेट अस बिगिन विद एंशियंट एजुकेशन. तो एजुकेशन सिस्टम हमारा जो एंशियंट पीरियड में था उसमें क्या था, कैसे पढ़ाई होती थी, कैसे चेंजेस आए, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. इन एंशियंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड. तो हमारे एंशियंट सिस्टम में दोनों था, फॉर्मल एजुकेशन भी था, इनफॉर्मल एजुकेशन भी था. एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल्स, पाठशालास, टोल्स, देन चतुष्पदिस एंड गुरुकुल्स. तो हमारा जो एजुकेशन था वो हमें सिर्फ घर पे नहीं मिलता था, टेम्पल में भी मिलता था. गुरुकुल्स थे पहले, हमें पता है. तो वहाँ पे बहुत ही लर्नड एजुकेटर्स थे, गुरुज थे. फिर टेम्पल्स में जो हमारे पंडित से वो लोग बच्चों को एजुकेट करते थे. क्योंकि अभी एजुकेशन जब बोलते हैं हमें पता है एजुकेशन है जो भी हमारे बुक्स में है, बट उस टाइम पे एजुकेशन वॉज नॉट लिमिटेड टू बुक्स, बट इट वॉज मोर अबाउट विजडम. इट वॉज मोर अबाउट एजुकेटिंग योर बिहेवियर, चेंजिंग योर बिहेवियर या एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. वो सब एंशियंट एजुकेशन में था. There were people in homes, villages and temples who guided young children imbibing ways of life. तो होता क्या था कि घर पे, विलेज में क्या होता था कि घर पे, टेम्पल्स में, हर जगह एजुकेट किया जाता था बच्चों को और लाइफ के बारे में सिखाया जाता था. Temples were also the center of learning and took interest in promotion of knowledge of our ancient system. टेम्पल्स जो था वहाँ पे भी बच्चों को नॉलेज दिया जाता था, कि एंशियंट सिस्टम का नॉलेज दिया जाता था, एंशियंट पीरियड का नॉलेज दिया जाता था. तो वो भी एक एजुकेशन सेंटर था हमारे एंशियंट पीरियड में. टीचिंग वॉज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन वॉट वॉज टॉट इन द क्लास. टीचिंग उस टाइम पे ज़्यादा फोकस करता था ओरल पे. आजकल जैसे रिटन होता है, रीडिंग स्किल्स, कितने सारे स्किल्स हम लोग देखते हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में टीचिंग का ज़्यादा फोकस होता था ओरल पे. और स्टूडेंट्स जो थे वो मेडिटेट करते थे और याद करते थे जो उनको क्लास में पढ़ाया जाता था. गुरुकुल्स ऑल्सो नोन एज आश्रम्स वर द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ लर्निंग. तो वो रेजिडेंशियल प्लेस था. रेजिडेंशियल प्लेस मतलब जैसे आजकल रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस है जहाँ पे बच्चे जाके रह के पढ़ते हैं, वैसे गुरुकुल्स में बच्चे जाके रहते थे. वो आश्रम भी बोला जाता था उसको. वहाँ रेजिडेंशियल प्लेस बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे जाके बच्चे रहते थे और गुरु से अपना पढ़ाई सीखते थे और वहीं पे सारा अपना नॉलेज गेन करने के बाद वो लौटते थे. मैनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस. और कितने सारे गुरुकुल्स थे और आश्रम थे जो कि बड़े बड़े लोगों के नाम से जाने जाते हैं. Situated in forest in serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in gurukuls. Women too had access to education during the early Vedic period. तो होता क्या था कि वो जनरली उनका फॉरेस्ट एरिया में, बहुत ही सीरीन और पीसफुल एरिया में होता था गुरुकुल, जहाँ पे कि 100, 200, 300 कितने ही बच्चे गुरुकुल आते थे और वहाँ पे एजुकेट होते थे. और वहाँ पे सिर्फ लड़के नहीं, जबकि लड़कियों को, औरतों को भी एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता था वैदिक पीरियड के टाइम. पुजारीज ऑफ द टेम्पल्स यूज टू टीच स्टूडेंट्स. जैसे मैंने बताया टेम्पल में जो पुजारी होते थे, जो पंडित होते थे, वो भी बच्चों को ज्ञान देते थे. क्योंकि हमारे टाइम में बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उस टाइम पे इट वॉज नॉट ओनली बुक्स, बट इट वॉज मैनी मोर, समथिंग वेरी बियॉन्ड एजुकेशन, समथिंग बियॉन्ड बुक्स. इट वॉज मोर अबाउट विजडम, अबाउट नोइंग योर सेल्फ, नोइंग लाइफ, देन हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, पूजा पाठ, एवरीथिंग वॉज रिलेटेड इन एजुकेशन.
The education system of ancient India has some special features and uniqueness which was not found in any other ancient education system of the other countries. The education was mostly given in forest under the blue sky, which keeps the student's mind fresh and alive. During ancient times, people used to live a simple life and doing their work with devotion and hard work. तो होता क्या था कि एजुकेशन सिस्टम जो एंशियंट इंडिया का था वो इतना अच्छा था, उसमें फीचर्स ऐसे ऐसे फीचर्स थे जो किसी भी दूसरे कंट्री के एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में नहीं था. हमारे जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट में, जैसे अभी बोल रहे इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंशियंट जो था वहाँ पे फॉरेस्ट में होता था, स्काई के अंडर फॉरेस्ट में एकदम सीरीन एरिया में होता था, ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश रहे, वो हमेशा अलाइव रहे, उनको नींद ना आए, उनको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक ना लगे. तो एक ऐसा एनवायरनमेंट था और वैसा वाला और किसी भी कंट्री के एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में नहीं पाया जाता था. एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, अब उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था हम लोग वो पढ़ेंगे. और ये क्वेश्चन आता है बीएड के एग्जाम में, याद रखना, जिसमें आ जाता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंशियंट एजुकेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो उसमें आपको क्या लिखना है, ये सब आपको पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है. तो लेट अस डिस्कस. द एजुकेशन सिस्टम विच वॉज इवॉल्व फर्स्ट इन एंशियंट इंडिया इज नोन एज वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन. In other words, the ancient system of education was based on Vedas and therefore it was given the name of Vedic education. पहला पॉइंट इसको बना सकते हैं. The ancient system of education जो था वो वेदों के ऊपर था, निर्धारित ज़्यादा था, इसीलिए उसको वैदिक एजुकेशन सिस्टम भी बोला जाता था. वेदाज ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन लाइफ. हमें पता है वेदा जो अलग अलग वेदा है हमारे, ऋग वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्व वेदा, उनको बहुत अहमियत दिया जाता है हमारे इंडियन सिस्टम में. The basis of Indian culture lies in Vedas, which are 4 in number: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, and Atharva Veda. The education system that prevailed during the Vedic system had some unique characteristics. बहुत ही unique characteristics थे हमारे ancient education, Vedic period वाले education system में. Education was confined to the upper caste and to those who were brahmacharis. Education ज़्यादा किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था एजुकेशन में? अपर कास्ट के लोगों को, जिनको ब्रह्मचारीज भी बोला जाता था. इन इंडियन ट्रेडिशंस अ पर्सन लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस. इंडियन ट्रेडिशन में क्या है, इंसानों का, लोगों का 4 स्टेज में लाइफ साइकिल को डिवाइड किया गया है. ब्रह्मचारी इज द सेकेंड फेज. देयर वर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ब्रह्मचारीज. दे आर Upakurvana brahmachari, who remains a student for a limited time period, after which he marries and becomes a householder, and Nashtika brahmachari, who remains a student and celibate throughout a life dedicated to pursuit of learning. तो एजुकेशन जो है वो ब्रह्मचारीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था. ब्रह्मचारी के भी 2 पार्ट्स थे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है. एक है उपकुर्वना ब्रह्मचारी, जो कि स्टूडेंट्स रहते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है और वो एक घर गृहस्थी वाले बन जाते हैं. दूसरा होता है नैष्ठिका ब्रह्मचारी, जो कि स्टूडेंट रहते हैं पूरे लाइफ टाइम, जिनको ब्रह्मचारी आजकल भी हम लोग ब्रह्मचारी वर्ड यूज़ करते हैं. वो ब्रह्मचारी ही रह जाते हैं, वो शादी नहीं करते हैं, वो उनका कोई वर्ल्डली नीड्स नहीं होता है. दे आर कम्प्लीटली इनसाइड एजुकेशन. वो पूरी तरह से स्टूडेंट बन के रह जाते हैं और अपने गुरु के पास ही रहते हैं. सिस्टम ऑफ एडमिशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड इन इंडिया. उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा एडमिशन होता था वो कैसा था? The system of education which was prevalent was altogether different from the present system of education. Present system of education से हमारा previous जो वैदिक पीरियड था उस टाइम से बहुत डिफरेंट था. Student life in Vedic education began with Upanyana, when the student goes to his chosen teacher called Acharya. तो वैदिक पीरियड में जो पहला स्टेज होता है उसको उपन्याना बोलते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट जो होता है गोज़ टू हिज चोजन टीचर कॉल्ड आचार्य. उनके जो टीचर होते हैं जिनको वो चूज़ करते हैं उनको आचार्य बोला जाता है, वो उनके पास जाते हैं. द प्लेस ऑफ लर्निंग वॉज कॉल्ड गुरुकुला. ये बताया मैंने, गुरुकुल बोलते हैं. द सेरेमनी वॉज परफॉर्म फॉर 3 days. वहाँ पे सेरेमनी जो होता है, एक एडमिशन का जो सेरेमनी होता है वो 3 दिन तक चलता है. आफ्टर दिस सेरेमनी ऑफ उपन्याना द प्यूपल एमर्जेस एज अ द्विजा, अ ट्वाइस बॉर्न. द्विजा मतलब द्वि मतलब 2, द्विजा मतलब ट्वाइस बॉर्न. मतलब जब पहले वो एक बच्चा था, जब वो गुरुकुल में एडमिशन ले लेता है तब उसका हम लोग बोलते हैं कि उसने पुनर्जन्म लिया है, उसने एक सेकंड जन्म लिया है. तो उपन्याना होने के बाद बच्चे को बोला जाता है कि वो द्विजा है, मतलब ट्वाइस बॉर्न. दिस उपन्याना सेरेमनी अनफोल्ड्स हिज माइंड एंड सोल. ठीक है. After this ceremony, the pupil was called as a brahmachari, a new and changed individual both internally and externally, from which he began his student life.
इसके बाद द्विजा के बाद वो फिर गुरुकुल जाते हैं, अपने गुरु से अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें, पढ़ाई सीखते हैं और उनको ब्रह्मचारी बोला जाता है उस फेज़ में। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल होता है जो इंटरनली एंड एक्सटर्नली बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको गुरु उतने ज्ञान देते हैं। लर्निंग वॉज ऑलमोस्ट मोनोपलाइज्ड बाय ब्राह्मण्स। जो लर्निंग था वो मोनोपली मतलब किसी एक को ही पूरा पावर देना, तो वो ब्राह्मण्स के पास ही था। As time passed on, the other two caste, Kshatriyas and Vaishyas, were also entitled to receive education. Starting में सिर्फ ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, बट ग्रेजुअली विद टाइम क्षत्रियस और वैश्यास लोगों को भी रिसीव करने का एंटाइटल किया गया। बट द शूद्रास इन द जनरल वर डिनाइड टू स्टडी द होली स्क्रिप्चर्स। लेकिन जो शूद्रा कास्ट के थे उनको पढ़ने से मना किया जाता था। एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड इन इंडिया। वैदिक पीरियड में उनका क्या एम होता था? रियलाइज द सुप्रीम, द मेथड इज़ टू अचीव सुप्रीम कॉन्शियसनेस। मतलब उनका था मेन ध्यान, मेडिटेशन, कैसे कॉन्शियसनेस उनको गेन करना है, जिसको ब्राह्मण भी बोला जाता है, उनको वो गेन करना था। डेवलप पावर, दिस अप्रोच इज़ टू डेवलप फिजिकल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल पावर। कैसे ध्यान से, मेडिटेशन से और जो भी ज्ञान उनके गुरुज देते थे उससे फिजिकली, मोरली और इंटेलेक्चुअली कैसे अपने आप को ग्रो करना है। Attain salvation. This process is to achieve salvation through education and inculcate pity. This method is to instill a spirit of pity and righteousness. तो किस तरीके से मेन एम हमारा वैदिक पीरियड का है कि किस तरीके से हमें सैल्वेशन एज एन मोक्ष प्राप्ति करनी है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे दिशा की तरफ जाना है और सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बनना है, हमें मोरली भी बहुत अपने आप को सुधारना है। मेथड ऑफ लर्निंग क्या था उस टाइम पे? एट दिस टाइम बुक्स वर नॉट देयर। उस टाइम पे बुक्स नहीं थे, तो सो स्टूडेंट्स हैड द हैबिट टू लर्न एंड मेमोराइज ऑल द थिंग्स टॉट इन द क्लास एंड टीचर्स ऑल्सो हेल्प देम टू मेमोराइज। तो सब कुछ उन्हें क्लास में ही करना पड़ता था, गुरुकुल में ही करना पड़ता था, वहीं पे उनको पढ़ाया जाता था, कुछ भी नया वहीं पे उसको मेमोराइज करते थे। द स्टूडेंट्स यूज टू डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट टॉट बाय द टीचर्स एंड एक्सप्लोर न्यू मेथड्स टू लर्न इट। उनको जो भी पढ़ाया जाता था वहीं, क्योंकि उनके पास बुक्स नहीं थे, तो सब कुछ डीप डाइव एज इन वहीं पे ही उस टॉपिक के ऊपर उनको पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाता था, एक्सप्लोर करने में उनको मौका दिया जाता था ताकि वो उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। लिसनिंग, कंटेम्पलेशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंटेम्पलेशन वर सून सम न्यू मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग द वे ऑफ लर्निंग। उनका मेन था लिसनिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब रीडिंग तो वो कर नहीं सकते क्योंकि बुक्स थे नहीं, तो उनका मेन था लिसनिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग। ये दो पार्ट से, ये दो तरीक़ों से ही वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ते थे। द टीचर यूज द स्टोरी टेलिंग मेथड टू टीच द स्टूडेंट्स। तो टीचर जो थे वो स्टोरी की तरह हर सब्जेक्ट को पढ़ाते थे ताकि बच्चों को मज़ा भी आए क्लास में और वो समझ भी सके। स्टूडेंट यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक्स टॉट बाय द टीचर्स एंड दीज टॉपिक्स वर डिस्कस्ड एंड देन आंसर टू द स्टूडेंट्स. The education of that time mainly focused on practical knowledge of the topics taught in the class. The students got plenty of knowledge through seminars and debates conducted at frequent intervals. ओवरऑल क्या है इसका मतलब कि जो स्टूडेंट थे वो वहीं पे उनको स्टोरी की तरह बताते थे टीचर्स, और स्टूडेंट वहीं पे क्वेश्चन भी पूछ लेते थे और टीचर्स वहीं पे उनका जो डाउट है वो क्लियर कर देते थे. उसके अलावा ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर दिया जाता था. क्यों? क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे. सोचो उनको प्लांट्स के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं तो वहीं पे वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज उनको देते थे, प्लांट्स दिखा के, रूट्स दिखा के, या फिर जो भी उनका था वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते थे. घुड़सवारी था उस टाइम पर, उनका यही सब एजुकेशन होता था, तो उनको सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था. और स्टूडेंट्स जो है वो प्लेंटी ऑफ नॉलेज उनको कहाँ से आता था? सेमिनार्स एंड डिबेट्स, यानी वहीं पे जो बैठ के बच्चों के बीच में डिबेट होता था या फिर किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन होता था, वहीं से दे यूज टू लर्न. The Vedic system outlined mainly 3 steps of learning to follow. 3 learning stages होते हैं, उनके steps होते हैं. पहला होता है श्रवणा. In this approach, students listen to the text as it is spoken by their teacher known as the Guru, ensuring that knowledge is conserved and transmitted to the upcoming generation. मतलब इसमें क्या होता है कि सरवाना में स्टूडेंट जो होता है, उनके टीचर जो भी उनको पढ़ा रहे हैं वो उसको समझते हैं और आगे के जनरेशन में उसको पास करते हैं. मनना इट मीन्स टू एसिमिलेट वॉट वॉज गिवन टू दी स्टूडेंट. मतलब उस चीज़ को समझना, जो क्लास में पढ़ाया जाता था उस चीज़ को समझना, अपने अंदर उसको यूज़ करना. देन आता है मेडिटेशन, निधिध्यासना. दिस इज़ द ट्रूथ रियलाइज्ड एंड अटेंडेड एंड इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड इंडिस्पेंसिबल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम रियलिटी. उनका फिर लास्ट था मेडिटेशन. मेडिटेशन करने से वो सेल्फ रियलाइजेशन करते थे. तो ये 3 स्टेप्स उनका माना जाता था लर्निंग का. 3 स्टेप था सर्वना, मनना एंड मेडिटेशन, दैट इज निधिध्यासना. रोल ऑफ टीचर क्या था वैदिक पीरियड में?
टीचर वर अ हाईली ऑनर्ड क्लास, बहुत ही हाईली ऑनर्ड थे, उनको बहुत ऑनर दिया जाता था। पहला पॉइंट, एस्टीम्ड इवन बाय किंग्स, as the ultimate aim of education was not merely to acquire knowledge for the preparation in the life, but for the complete realization of self and the liberation of the soul from the chain of both present and future existence. तो पहला रोल क्या था, टीचर को बहुत ही ऑनरेबल माना जाता था। इवन बड़े बड़े लोग, किंग्स या जो भी हैं, वो भी उनको बहुत एस्टीम मानते थे, क्योंकि हम उस टाइम पे एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं था, बट कि खुद की लाइफ का सेल्फ रियलाइजेशन करना, और जैसे हम लोग बोलते हैं अंदर से खुद को सुधारना, वो उनका मेन क्राइटेरिया होता था। The teacher was accepting very limited number of students because moral fitness and unimpeachable conduct of the pupil were main criteria for the admission. इवन एडमिशन के टाइम पे बहुत लिमिटेड बच्चों को वो लेते थे, ये देख के कि कौन मोरली अपने आप को सुधारने के लिए राज़ी है और सुधार सकता है, उनका मोरल फिटनेस कैसा है, उनका कंडक्ट कैसा है, ये सब देख के एडमिशन दिया जाता था। The Acharya, teacher या guru, was the focal point of all learning situated in the natural surrounding. The age limited for Upanyana was determined by them respectively, with Brahmin children at the age of 8, Kshatriya 11 and Vaishya at 12. तो ये उनका एज क्राइटेरिया था एडमिशन के लिए। उपन्याना में जो मैंने बताया उनका पहला स्टेज होता है, उसमें ब्राह्मण को 8 एज से ही एक्सेप्ट किया जाता था, क्षत्रिय को 11 और वैश्य को 12, और शूद्रा को तो नहीं देते थे, ये मैंने बताया था। टीचर्स, जिसको आचार्य भी बोला जाता है, प्रोवाइडेड फिजिकल, मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनैलिटीज़ एंड कैरेक्टर्स। तो वो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज नहीं होता था, वहाँ पे फिजिकल होता था, मटीरियलिस्टिक होता था और स्पिरिचुअल होता है, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मेरिट्स क्या क्या थे, एडवांटेजेस क्या क्या थे इसके? होलिस्टिक डेवलपमेंट, Vedic education focused on the children's physical and mental development as well as spiritual learning and women's education. Holistic मतलब complete development. अब complete development कैसे होता था? वो लोग सिर्फ बुकिश नॉलेज या सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं लेते थे, वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर टाइप की ग्रोथ में फोकस करते थे। मोरल वैल्यूज़, द वेदास टॉट स्टूडेंट टू लिव विद इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड कंपैशन। ये बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, मोरल वैल्यूज़ को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। तो आजकल जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों में एंगर इशू होता है, कितने सारे अलग टाइप के इश्यूज़ होते हैं, बिहेवियरल इशू होते हैं, लेकिन उस टाइम पे मोरल वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कैरेक्टर डेवलपमेंट, वैदिक एजुकेशन एम टू डेवलप कैरेक्टर एंड शेप स्टूडेंट्स इनटू पीपल हु कुड लिव अ फुल लाइफ बेस्ड ऑन धर्म वैल्यूज़। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब बच्चों को इस तरीके से बनाया जाता था, उनको इस तरीके से मोरल वैल्यूज़ दिए जाते थे कि जब वो बड़े होते थे एक बहुत ही क्या बोलते, रिस्पेक्टफुल इंसान बनते थे अपने लाइफ में। गुरुकुल्स were established away from polluted areas, populated areas, to limit communication between students and the community, and teachers taught all students without distinction. तो गुरुकुल जो था वो बहुत ही एक्सटीरियर्स में थे, बहुत ही दूर दूर जगह में रहता था, जो कि पॉपुलेशन से बहुत दूर होता था, ताकि स्टूडेंट्स का कम्युनिटी के साथ डिटैचमेंट हो जाए और वो पूरी तरह से गुरुकुल में अपने गुरु के पास कॉन्सेंट्रेट करें और अपने उधर जो मोरल वैल्यूज़ या कैरेक्टर डेवलपमेंट या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरी तरह से उसमें फोकस रखें। तो ये मेरिट्स थे हमारे वैदिक पीरियड के। डीमेरिट क्या है? रिजिडिटी। वैदिक एजुकेशन है रिजिड इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था और बहुत ही रिजिड इंस्ट्रक्शन, मतलब उनका जो इंस्ट्रक्शन था, जैसे बोलते थे कि उसके अलावा वो रूल बेंड ही नहीं कर सकते। रोट लर्निंग, रोट मतलब रट्टा मारना। इंस्ट्रक्शन रिलाइड ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड रेपिटेशन विच इनकरेज रोट लर्निंग। क्योंकि बुक्स नहीं थे, सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शन होता था, वहीं पर रोट लर्निंग करते थे वो लोग, रट रट के हर चीज़ को याद करते थे। लैक ऑफ सेक्युलर सब्जेक्ट, वैदिक एजुकेशन लैक्ड सेक्युलर सब्जेक्ट्स एंड मास एजुकेशन। उनका मास एजुकेशन नहीं था, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड आजकल जैसे कॉमर्स, आर्ट्स ये सब होता है, वो सब नहीं था। लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, वैदिक एजुकेशन डिडंट एडिक्वेटली एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उस टाइम पे टीचर जो था, जो गुरु था, वो सेंटर ऑफ फोकस था, वही पढ़ाते थे, सब कुछ उनकी तरफ से, नॉलेज हो, लेक्चर हो, क्वेश्चंस हो, सब कुछ यहाँ से उन स्टूडेंट्स को दिया जाता था। बट आजकल जैसे एक डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, टीचर्स और हमारा जो बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होता है, वो सब नहीं था। स्टूडेंट्स अपने तरफ से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। तो एंशिएंट पीरियड में हमने अभी डिस्कस किया था हमारा वैदिक पीरियड। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में 3 पार्ट है, वैदिक है, फिर बुद्धिस्ट है, फिर जैनिज़्म है।
तो हमने वैदिक अभी डिस्कस किया सब कुछ। एंशियंट में जो, जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन सिस्टम में हमारा एंशियंट है, मीडिएवल है, मॉडर्न है और कंटेम्प्रेरी है। ये एंशियंट जो हमने डिसाइड किया, एंशियंट का पहला हमने वैदिक पढ़ा है, अब हम लोग बुद्धिस्ट पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद जैन। ये पढ़ने के बाद हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। तो लेट अस बिगिन विद बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, कि बुद्धिस्ट का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, कैसे वो हमारे वैदिक सिस्टम से अलग था। Buddhist education system was developed on the basis of basic life. The education is based on moral, mental and physical development of a structure of a student. It also diverts students towards the Sangha rules and guides them to follow them. तो उनका जो था, इनका भी वही था, मोरल, मेंटल, फिजिकल डेवलपमेंट जैसे कि हमारे वैदिक में था। बस इनका ये था कि स्टूडेंट को डाइवर्ट किया जाता था एक रूल की तरफ, जिसको बोलते थे संघ रूल। वो क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। Tracing back to the 5th century BC, Buddhist education were originally taught by Lord Buddha. Originally किसने पढ़ाया था? Lord Buddha ने. And its characteristic is that it is monastic and inclusive of all caste. मतलब monastic मतलब ये सिर्फ एक कास्ट को नहीं ये करता था, मोनास्टिक है एंड इंक्लूसिव ऑफ ऑल कास्ट है, मतलब सारे कास्ट सिस्टम जितने भी हैं वो सब इसमें थे। The central aim of the Buddhist education system is to facilitate the all-round and holistic development of a child's personality, be it intellectual, moral development as well as physical and mental development. Same as Vedic period, उनका holistic development में बहुत focus था कि हमें सिर्फ उनको intellectually ही नहीं, जबकि moral, physical और mental development भी करना है। The teaching of Buddhism in this context can be distilled into 3 major parts. उनके 3 major parts होते थे बुद्धिज़्म के, याद रखना, डिसिप्लिन, मेडिटेशन एंड विजडम। ठीक है, डिसिप्लिन, मेडिटेशन, विजडम, ये 3 उनका मूल जो था एजुकेशन का वो था। नेक्स्ट है करिकुलम प्रिपरेशन ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन। द एजुकेशनल प्रोसेस वॉज स्ट्रक्चर्ड इनटू 2 स्टेजेस। जो एजुकेशन सिस्टम था बुद्धिज्म एजुकेशन का 2 स्टेजेस में था, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो था वो ज़्यादा था फोकस उनका कौन से स्किल पे, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, इनका प्राइमरी एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन फोकसिंग ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। वाइल जो हायर एजुकेशन था वो कौन से सब्जेक्ट कवर करता था, फिलॉसफी, आयुर्वेदा, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सब हायर वाले। Importantly, individuals had the freedom to choose their subject without any restriction, and medium of Buddhist education was common language of the people. जो उनका common language होता था वही उनका medium of instruction होता था। फिर आता है रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग बुद्धिज्म पीरियड। अब टीचर का क्या रोल था बुद्धिस्ट के टाइम पे? इन द बुद्धिस्ट पीरियड देवर नो ऑर्गेनाइज्ड गुरुकुल्स। जैसे वैदिक में हमारे गुरुकुल्स होते थे, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड गुरुकुल नहीं होते थे। इंस्टेड एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड थ्रू मोनास्ट्रीज एंड विहाराज। तो वहाँ पे 2 अलग टर्म यूज़ हुआ है, मोनास्ट्रीज एंड विहाराज। वहाँ पे जो होते थे वो लोग वहाँ पे उनको एजुकेशन दिया करते थे। द टीचर वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट टू द स्टूडेंट वेन एवर ही फेल इल। टीचर जो था वो रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी था। बच्चों के मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी होते थे उसमें भी टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू ऑल द ग्रुप्स एंड मेंबर्स विद इन अ विहारा रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस और स्टैंडिंग। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो यूनिफॉर्म थे सबके लिए, स्टेटस को लेके नहीं था कि ये अगर अपर कास्ट का है तो इसके लिए रूल अलग हैं, लोअर कास्ट के लिए अलग हैं, वैसा कुछ भी नहीं था, सबका सेम था। द मॉन्क मतलब टीचर बोर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन, क्लोथिंग, फूड एंड रेजिडेंस ऑफ द स्टूडेंट मॉन्क। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था वो टीचर का था, जो उनको मॉन्क बोला जाता था बुद्धिस्ट पीरियड में। The teacher, usually a monk, had the duty of maintaining proper academic standard and decorum within the viharas. जिस एक पर्टिकुलर एरिया में सारे बच्चों को इकट्ठा करके ये लोग क्लास करते थे उसको हम लोग बोलते थे विहारास। तो विहारास में टोटल डेकोरम मेंटेन करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? मॉन्क्स का, जिसका मतलब है टीचर्स का। ड्यूरिंग दिस पीरियड टीचर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन असिस्टिंग द भिक्षुज यानी स्टूडेंट्स को भिक्षुज बोलते थे, बाय इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, जिसको कि 8 फोल्ड पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट 8 फोल्ड पाथ। अगर बुद्धिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको ये चीज़ मेंशन करना ही करना है। बुद्धिस्ट का फैक्टर्स जो थे 8 फोल्ड पाथ बोला जाता था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था टीचर का। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था? राइट व्यू या अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन एंड थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये सारा चीज़ प्रोवाइड करना है टीचर्स को, किसको? भिक्षुस को।
भिक्षुज यानी स्टूडेंट्स को। तो ये जो राइट है, ये सारा राइट टीचर प्रोवाइड करता था, ये सारा रोल प्रोवाइड करता था टीचर अपने स्टूडेंट्स को। टीचिंग मेथडोलॉजी इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट के एजुकेशन सिस्टम में कैसा टीचिंग था? वर्बल मेथड, यहाँ पे भी वर्बल मेथड होता था, डिस्कशन होता था, प्रोमिनेंस ऑफ लॉजिक, लॉजिकल क्वेश्चंस होते थे, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस टूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके टाइम पे, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, और कॉन्फ्रेंस। ये हैं कुछ टाइप के मेथड्स जो कि यूज़ होते थे। नेक्स्ट आ जाता है मेरिट्स। मेरिट्स क्या है बुद्धिज़्म का? वेल ऑर्गेनाइज सेंटर्स होते थे इनके, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड विहाराज होते थे, वहाँ पे लोगों को, बच्चों को लाके पढ़ाया जाता था, और बहुत ही अच्छा प्लेस होता था वो। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि इसमें कुछ भी छोटी सोच, नैरोनेस वगैरह नहीं था। बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज फ्री फ्रॉम कम्यूनल नैरोनेस। ठीक, कुछ भी कम्यूनल प्रॉब्लम्स हो या ऊंचा नीचा, ये सब कास्ट सिस्टम, ये सब कुछ भी उसमें नहीं देखते थे। सिंपल, बहुत ही सिंपल और सिंप्लिसिटी के साथ वो अपना लाइफ स्पेंड करते थे, और बच्चों को भी वही सिखाया जाता था। टोटल डेवलपमेंट, बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट होता था, फिजिकल, मेंटल, मोरल, हर तरीके का डेवलपमेंट। बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ होता था टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी, और टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी बहुत ही आइडियल होता था, बहुत ही अच्छा होता था। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बुद्धिस्ट एजुकेशन हेल्प टू गेन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इट ऑल्सो डेवलप्ड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डीमेरिट्स क्या है? बुद्धिस्ट एजुकेशन कुड नॉट गिव द प्रॉपर अटेंशन टू द ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन। इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा फोकस नहीं कर सके। इट गेव सीवियर ब्लो टू द सोशल डेवलपमेंट बिकॉज इट डिराइव्ड फैमिली टाइज, लीविंग देयर फैमिली लाइक बुद्धा भिक्षुज डिवोटेड देयर होल लाइफ्स टू संघ एंड बुद्धिज्म। इस वजह से क्या हुआ, फैमिली के साथ जो उनका एक रिलेशनशिप था, जो टाई था, वो टूट जाता था, क्योंकि वो कम्प्लीटली अपने जो भिक्षुस होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो कम्प्लीटली अपना लाइफ डिवोट कर देते थे बुद्धिज़्म को। नेक्स्ट हमारा एंशियंट में लास्ट सब टॉपिक है एजुकेशन ड्यूरिंग जैनिज्म। अब जैनिज्म में कैसे एजुकेशन सिस्टम था, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। द ओरिजिन ऑफ जैन फिलोसफी ट्रेसेस बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम। तो ऐसे माना जाता है कि तो जो जैनिज्म का जो फिलोसफी है, वो कुछ 4 तीर्थंकाराज यानी बहुत ही प्रीच्ड इंसान थे जिन्होंने फॉलो किया, और एक के बाद एक उसको आगे हैंड ओवर किया। तो ऐसे करते करते जब गौतम बुद्ध थे, उस टाइम पे जो हमारे लास्ट तीर्थंकारा थे वो थे महावीरा। तो जैनिज्म के हिसाब से वो लोग 3 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसको 3 ज्वेल्स यानी त्रिरत्ना भी बोला जाता है। त्रिरत्ना, एक है राइट फिलॉसफी, एक है राइट नॉलेज, और एक है राइट कंडक्ट। इन तीनों को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और इनमें से जो राइट कंडक्ट है उसमें 5 चीज़ें आती थी जिसको वो बिल्कुल भी नहीं करते थे, पूरी तरह से उसको मना करते थे। वो है नॉट टू लाई, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, लग्जरी की तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, गंदे कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाना, और अहिंसा से दूर रहना। तो उनका ये 3 जो ज्वेल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और उस 3 ज्वेल में जो राइट कंडक्ट था, उसमें ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ये लोग फॉलो करते थे। अहिंसा इज अ वाइटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म डज नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। एवरी लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज इक्वली प्रेशियस। उनके हिसाब से हर इंसान, हर चीज़ इस दुनिया में बहुत प्रेशियस है। Therefore, no one is superior to the other, and no one has the right to harm others. Even mankind does not have the right to harm an insect. तो उनके हिसाब से, क्योंकि दुनिया में हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंस है, कोई किसी को हार्म नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग कि इंसान किसी जानवर या किसी इंसेक्ट को भी हार्म नहीं कर सकता। 9 तत्वास, प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। 9 तत्व, 9 प्रिंसिपल हैं जैनिज्म के, जो वो लोग बहुत ही सोलफुली फॉलो करते हैं। The 9 तत्व और प्रिंसिपल आर द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ जैन फिलोसफी। ये जैन फिलोसफी का सब्जेक्ट है। इट डील्स विद द कर्मा थ्योरी ऑफ जैनिज्म विच प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द पाथ ऑफ लिबरेशन। Without the proper knowledge of the subject, a person cannot progress spirituality. The proper understanding of this subject brings about right faith, right knowledge and right conduct in an individual. उनके हिसाब से ये जो 9 तत्व हैं, इसको जानने के बाद ही एक इंसान को राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट आ सकता है। और वो 9 तत्वज या 9 प्रिंसिपल्स क्या हैं? जीवा यानी सोल और लिविंग बीइंग, अजीवा यानी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, पुण्य यानी रिजल्ट ऑफ गुड डीड, अच्छे काम करने का जो रिजल्ट होता है, पाप रिजल्ट ऑफ बैड डीड यानी गंदे काम करने पे जो पाप मिलता है, अश्रवा कॉजेज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, बंधा द बॉन्डेज ऑफ कर्मा, संवरा स्टॉपिंग ऑफ द राइज ऑफ कर्मा,
निर्जरा, रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेटेड कर्मा, मोक्ष, टोटल फ्रीडम फ्रॉम कर्मा। ये जो 9 प्रिंसिपल्स हैं वो उसको मानते थे कि जिन इंसान ने ये 9 प्रिंसिपल समझ लिए, अपने लाइफ में इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, सिर्फ वही हैं जो राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट के साथ एक इंडिविजुअल बन सकते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग कैसा था? एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड लर्निंग बाय डूइंग मेथड। इनका जो मेथड था लर्न करने का वो था एक्सपेरिमेंट करके और हर चीज़ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। डिस्कस मेथड एंड टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनका था कि डिस्कशन बहुत करते थे और बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए देते थे ताकि बच्चों को जल्दी याद हो और अच्छे से याद हो। जैन सिस्टम ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी में बहुत फोकस था इनका। फॉर दिस ग्रुप प्रोजेक्ट सेल्फ कंट्रोल, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर नेशन वर स्ट्रेस्ड बाय द जैन मेथड ऑफ टीचिंग। इन सब चीज़ों में, सेल्फ कंट्रोल में और अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन, इन सब चीज़ों में वो बहुत इक्वली इंपॉर्टेंस देते थे। वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड। मतलब वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है कि जैसे सोचो किसी को मैकेनिकल काम करने का बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत पसंद है, तो उसको मैकेनिकल काम करने के लिए एक ऑब्जेक्ट दे देना, कोई भी एक मशीन दे देना और उसको बोलना कि उसमें करो काम, तो वो जो उसी टाइम पे खुद करके सीखना, दैट इज़ वोकेशनल एंड वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स, सोशलाइज टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट्स, लर्निंग बाय डूइंग, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। तो इनका मेन था कि हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करके सीखना, बच्चों का पार्टिसिपेशन करना, ग्रुप एक्टिविटी करना, वोकेशनल एजुकेशन करना। ये 4 चीज़ें उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे मेथड ऑफ टीचिंग में। फिर आता है हमारा मेरिट्स। मेरिट्स ऑफ जैनिज्म क्या है? इट इज़ हाईली डिसिप्लिन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। रेजिडेंशियल बेस्ड एजुकेशन है, ये सबको पता है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है, मतलब टीचर हर ज्ञान बच्चों को देता था। मोर एम्फेसिस ऑन अहिंसा, अहिंसा के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा एम्फेसिस डालते थे। डीमेरिट्स क्या है? मोर एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। हमेशा डिसिप्लिन के पीछे पड़े रहना भी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो करना बहुत मुश्किल है। बोलना बहुत ईजी है बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन एवरी टाइम, ऑल द टाइम। नो फेथ इन गॉड, उनका था कि गॉड के ऊपर उनका फेथ नहीं था, उनका मोक्ष के ऊपर ज़्यादा फेथ था। मोर फोकस ऑन वैल्यूज़ विच इज़ इम्प्रैक्टिकल, ऐसे ऐसे वैल्यूज़ पे उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस था जो कि प्रैक्टिकल ही नहीं था। तो ये उनके डीमेरिट्स हैं। यहाँ पे हमने फिनिश किया हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमने 3 चीज़ पढ़ा, वैदिक, फिर हमने पढ़ा बुद्धिस्ट और हमने पढ़ा जैनिज़्म। नेक्स्ट वीडियो जो अब हम लाएंगे उसमें हम मीडिएवल पीरियड फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो वील डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो दिस वाज एंशिएंट, देन वील कम टू मीडिएवल एंड देन वील कम टू अदर पार्ट्स. Thank you for watching. Stay tuned for other 3 parts of the chapter.